बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एमजीडी 602 के थीम नंबर 7। ये मिड के बाद हमारा पहला लेक्चर है और ये लेक्चर जो है वो क्रिएटिविटी पर बेस्ड है। बेसिकली तो एक एंटरप्रेन्योर प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम बात करके आए हैं कि वो एक क्रिएटिव और रिस्क टेकर पर्सन होता है। दो चीजें उसमें, दो क्वालिटीज उसमें बहुत कॉमन होती हैं, बल्कि तीन आप कह सकते हैं। एक वो रिस्क टेकर है, एक वो लीडर है और तीसरा वो क्रिएटिव है। ये तीन चीजें होगी तो एंटरप्रेन्योर होगा। खैर हम यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशंस की बात करेंगे, हम चीजों की बात करेंगे कि बेसिकली इस लेसन में हमें कुछ और चीजें बताएगा एंटरप्रेन्योर के हवाले से कि एक एंटरप्रेन्योर कैसे एंटरप्रेन्योर है और कैसे एंटरप्रेन्योर वो बनता है। ठीक है। सबसे पहली चीज यहाँ पे क्रिएटिविटी आ गई। क्रिएटिविटी क्या होता है कि ये हमारे एक गट फीलिंग या हमारा एक्सपीरियंस या मेंटल एबिलिटी है जिससे हम एक नई क्रिएशन लेके आते हैं, नई चीज बनाते हैं। अब वो नई चीज बनाने से मुराद ये नहीं है कि वो सेपरेट कोई नई चीज बना दी है, वो एग्जिस्टिंग भी कोई नया फीचर आप ऐड कर दें तो भी वो क्रिएटिविटी कहलाएगी। ठीक है। इवन आप घर में हमारी खवातीन खाना बना रही हैं तो खाना बनाने में वो कोई अ, उसका प्रेजेंटेशन में कुछ स्टाइल चेंज कर देती हैं या खाने बनाने में कुछ टेस्ट, कोई नया टेस्ट ले आती हैं, तो दिस इज आल्सो अ क्रिएटिविटी। ठीक है। खैर हम क्रिएटिविटी को आगे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है इनोवेशन। हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं, एक है, एक इनोवेशन है और एक इन्वेंशन है। इनोवेशन भी बेसिकली कुछ चीज बनाना ही होता है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग चीज है, जो चीज ऑलरेडी मौजूद है, उसमें कोई नई जिद्दत लेकर आना इनोवेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर आप अभी लेक्चर मोबाइल फोन में सुन रहे होंगे, तो मोबाइल फोन जो है, ये पहले मोबाइल फोन जो है वो बटन्स का आया था और काफी बड़े साइज का था। मेरा ख्याल है पहला मोबाइल फोन मोटरोला ने बनाया था जिसका 2-2.5 किलो वजन था। ठीक है। तो ये एक वायरलेस फ़ोन एक इन्वेंशन थी, लेकिन उसके बाद जो अब हमारे पास स्मार्टफ़ोन्स हैं, ये एक इनोवेशन है। उसके बाद आप बात कर लें कि अब लैपटॉप की बात कर लें, अगर आप लैपटॉप पे लेक्चर सुन रहे हैं, तो जो पहला पीसी बनाया गया था, जिसे जो कि वैक्यूम ट्यूब से मुश्तमिल था, एक बहुत बड़े रूम में वो पीसी प्लेस था और चंद कैलकुलेशन ही कर पाता था विदिन इन आवर्स। लेकिन आज हमारी लम्हे में हम हज़ारों लाखों कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। छोटा-सा लैपटॉप हमारे सामने पड़ा हुआ है, उसमें हर चीज़ शामिल है, तो ये एक इनोवेशन है, लेकिन पहला बनना इन्वेंशन थी। ठीक है? यहाँ पे वो टाइप ऑफ इनोवेशन के हवाले से हमें बता रहा है कि हम मार्केट में जाते हैं, तो अगर हम एक्जिस्टिंग मार्केट में एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ जाएँगे, तो वो इंक्रीमेंटल इनोवेशन है कि हम अपनी मौजूदा चीज़ में कुछ इंक्रीमेंट चाह रहे हैं, कुछ बेहतरी चाह रहे हैं। तो थोड़ी बहुत हम उसमें कोई ये नहीं, जिस तरह खाना है तो खाने की डेकोरेशन थोड़ी-सी चेंज कर दें, तो उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं है, कोई नई मार्केट नहीं है, लेकिन वो इंक्रीमेंटल इनोवेशन है। हाँ, अगर एक्जिस्टिंग मार्केट में आप कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, तो उसको डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन कहते हैं। इसी तरह एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ नई मार्केट में जाएँगे, जहाँ पे ऑलरेडी वो चीज़ पहले मौजूद नहीं है, तो वो आर्किटेक्चरल इनोवेशन है। जिस तरह मिसाल के तौर पर जापान में आज बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आ चुकी है, एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब पाकिस्तान में आएगी तो वो नई मार्केट कहलाएगी, तो दैट इज़ कॉल्ड आर्किटेक्चरल इनोवेशन। लेकिन अगर नई टेक्नोलॉजी नई मार्केट में लेके जाएँगे, दैट इज़ कॉल्ड रेडिकल इनोवेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ इनोवेशन में हमारे पास थोड़ा-सा और उसने चेंज कर दिया कि आप इनोवेशन को अच्छे से जानते हैं, हाउ वेल इज़ द प्रॉब्लम डिफाइंड। अब प्रॉब्लम को जितना अच्छा डिफाइन कर लेंगे, जितना वेल डिफाइन कर लेंगे, और फिर वो प्रॉब्लम किस डोमेन की है, वो डोमेन जितनी अच्छे डिफाइन कर लेंगे, उस हिसाब से आपकी इनोवेशन हो जाएगी। अगर आप प्रॉब्लम अच्छे से डिफाइन नहीं करते, आपको डोमेन अच्छे से पता नहीं चलता, तो आप बेसिक रिसर्च में अभी आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं। आप प्रॉब्लम अच्छे से डिफाइन कर ली, लेकिन आपको डोमेन का पता नहीं चला, तो आप ब्रेक थ्रू इनोवेशन पे हैं, अभी भी आप रिसर्च में चल रहे हैं। अगर आप प्रॉब्लम अच्छे से डिफाइन नहीं हुई, लेकिन डोमेन का आपको पता चल गया, तो आप डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन में हैं। तो ये डिस्ट्रप्शन ये है कि आपको डोमेन पता चल गया, लेकिन प्रॉब्लम अभी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सके। हाँ, प्रॉब्लम भी अच्छे से आइडेंटिफाई होगी, डोमेन का पता चल गया, तो फिर आप सस्टेनिंग इनोवेशन में हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, जिसका प्रोडक्ट इनोवेशन है, डील विद द प्रोडक्ट एंड टेंजिबल सर्विस सच एज़। हाँ, आप प्रोडक्ट में कोई नई चीज़ लेकर आते हैं या उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज़ में कस्टमर्स को की नीड्स को फुलफिल करते हैं, तो ये प्रोडक्ट इनोवेशन है। बिज़नेस मॉडल इनोवेशन में आप अपनी बिज़नेस की मार्केटिंग कुछ स्ट्रैटेजीज़ मार्केटिंग बेहतर करते हैं, कुछ सप्लाई चेन में बेहतर लेकर आते हैं, कोई प्राइसिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन डिज़ाइन करते हैं नए, तो वो मॉडल बिज़नेस मॉडल इनोवेशन है।
प्रोसेस और टेक्नोलॉजी में बात कर लें कि आप कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट प्रोसेस जो है वो डेवलप कर लेते हैं, तो वो प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन है। मार्केट पुल इनोवेशन में आप किसी स्पेसिफिक कस्टमर को उसके मुताबिक कोई चीज़ डिज़ाइन करके देते हैं, तो वो मार्केट पुल इनोवेशन है। जिस तरह के ये जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो ड्रेसेस वगैरह बनाते हैं, तो ये कस्टमर के हाल-अहवाल, उसके जिसामत, उसके चेहरा, इन सब कुछ चीज़ों को देखकर उसके लिए ड्रेस डिज़ाइन करते हैं, ये मार्केट पुल इनोवेशन है। और टेक्नोलॉजी पुश इनोवेशन है कि आप नई टेक्नोलॉजी किसी मार्केट में पुश कर रहे होते हैं और वहाँ पे उसकी डिमांड को जनरेट कर रहे होते हैं। फिर टर्म आ गई क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मेंटल कैपेसिटी दैट अलाउज अ पर्सन टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। वो अपने जो उसका वो है कह लें सेफ जोन है, उससे बाहर लेके जब वो सोचता है और कुछ करना चाह रहा होता है, दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। यानी कि वो एक ट्रैक में जो चीजें ऑलरेडी थी उन्हीं को लेकर चल रहा है, तो उससे भाग के जो जो वो करेगा वो क्रिएटिविटी कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रिपरेशन। अब इसमें आपके प्रिपरेशन है, इंक्यूबेशन, इनसाइट, इवैल्यूएशन, इलैबोरेशन, ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योर, कि किसी भी चीज़ का नॉलेज हासिल करना, कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद है। फिर वर्क एन आइडिया दैट व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम मौजूद है, जो अपॉर्चुनिटी अराइज हो रही है, उसके लिए आइडिया जनरेट किया जाता है। फिर व्हेन द आइडिया इज कंप्लीटली बोर्न एंड रिफाइंड, आइडिया बन गया, कंप्लीटली रिफाइन हो गया, तो फिर हम उसको यानी कि ये यहाँ पे आइडिया रिफाइन कर दिया जाता है। फिर आता है व्हेन आइडिया सब्जेक्टेड टू स्क्रूटनी एंड एनालाइज फॉर द इट्स विजिबिलिटी वायबिलिटी। और फिर आता है कि हम इवैल्यूएट करते हैं कि जो आइडिया है ये किस हद तक क्या खर्चा लेगा, क्या स्क्रूटनी होगी इसकी, हम किस तरह से इसको इलैबोरेट करें, इवैल्यूएट करेंगे। और द इलैबोरेशन आता है कि हम नई प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी बात करेंगे हम, यहाँ पे कुछ बैरियर्स की बात करेंगे कि जब हम कोई नई टेक्नोलॉजी, नई इनोवेशन की तरफ जा रहे होते हैं, तो हम किस-किस तरह के बैरियर्स को फेस करते हैं। पर्सनल बैरियर्स में कुछ लोग पर्सनैलिटी, सोशल प्रेशर, लैक ऑफ पैशन, लैक ऑफ डायरेक्शन, लोगों में चीज़ नहीं है, ठीक है? जिस तरह आप गाँव में चले जाएँ, तो गाँव के लोगों के लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो सिटी में तो आम अवेलेबल हैं, गाँव के लोग उसको पसंद भी नहीं करते। कल्चर बैरियर्स आज लैक ऑफ ट्रेनिंग है, ये जी मिसगाइडिंग इंस्ट्रक्शन है। आपको नई टेक्नोलॉजी तो आपने नई प्रोडक्ट तो दे दी, लेकिन ट्रेन टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर नहीं थी, मोटिवेशन नहीं थी, वो प्रोडक्ट आपकी प्रॉपर मार्केट में इन ही नहीं हो सकी। फिजिबिलिटी बैरियर में आइडिया ब्लर होना, आइडिया क्लैरिटी नहीं होना, या फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है, या बिजनेस मॉडल फिजिबिलिटी की जो प्रोडक्ट जो हम चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, वो उसका वो हमारा बिजनेस मॉडल उस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा, ठीक है? उसके बाद नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बैरियर, कि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी काम करने का। यहाँ पे नॉलेज एक्सपीरियंस बैरियर मैं एक मिसाल दूँगा कि 2010 के राउंड अबाउट मैंने विज़िट किया वहाँ पे जीएफसी फैन, किसी अपने स्टडी प्रोजेक्ट के हवाले से मैं गया। तो वहाँ पे मैंने उनके फैक्ट्री विज़िट करते हुए मैंने एक रूम में एक काफ़ी बड़ी मशीन जो ऑलमोस्ट 12 में 12 के रूम में मुश्किल आए, इतनी बड़ी मशीन थी। मशीन मैंने देखी तो वो तकरीबन काफ़ी हद तक ब्लैक थी। मैंने रीज़न पूछा कि ये मशीन जली हुई क्यों है? तो उन्होंने कहा ये काफ़ी एक्सपेंसिव मशीन हमने चाइना से इम्पोर्ट की थी ऑटोमेटिक मशीन फैन्स बनाने के लिए, लेकिन हमारे जो वर्कर्स थे, वो इसके लिए ट्रेन्ड नहीं थे, तो मशीन जो है वो हम प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर सके और ये मशीन चल गई। ये है जी बैरियर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस का। रेगुलेटरी एंड प्रोसीजरल बैरियर, लैक ऑफ पॉलिसीज, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एक्सेस टू रॉ मटेरियल। जी, एक मुल्क के प्रॉपर पॉलिसीज नहीं है, बिजनेस की पॉलिसीज नहीं है, या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत टफ है। हम जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसको रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है। कुछ इस तरह के बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। उसे लिंक बिटवीन क्रिएटिविटी, इनोवेशन, अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों को हम क्रिएटिविटी या इनोवेशन जो है, ये तब मौजूद होती है जब हमें कोई अपॉर्च्युनिटी नज़र आए, और जब अपॉर्च्युनिटी नज़र आएगी और ये सारी चीज़ें हम किस में देख रहे होते हैं, हम एक एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में देख रहे होते हैं। इसी को हम डिस्कशन ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट करते हैं। व्हाट मेक्स एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्रेन्योर? यानी कि क्या चीज़ एक एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर बनाती है? अब इसमें सबसे पहली चीज़, मैं 3 चीज़ें आपको बताकर आया हूँ बड़ी सिंपल सी हैं कि यहाँ पे वो बात कर रहे हैं जी, कॉज़ल रीज़निंग, बिकॉज़ वी प्री-डिटरमाइंड गोल एंड गेट अ सेट ऑफ मीन्स, हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें हमारा गोल डिटरमाइंड है, ठीक है? हमारे पास कॉज़ल क्रिएटिव रीज़निंग मौजूद है, सीक टू आइडेंटिफाई ऑप्टिमल, फास्टेस्ट, चीपेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट अल्टरनेटिव टू अचीव द गिवन गोल। हम एक ऑप्टिमल वे, फास्टेस्ट वे, सस्ता वे यूज़ कर लेते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए।
यानी कि ये सब चीजें हम डिजाइन कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो हम एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद effectual reasoning क्या है? Whoever does not begin with specific goal, instead it begins with get set of means। हमें पता है हमें क्या करना है, लेकिन हमने उसके लिए कोई प्रॉपर गोल सेट नहीं किया। हम कुछ मल्टीपल गोल्स बनाते हैं, फिर उनको इमरजेंस पे डाल देते हैं कि ये गोल्स बेहतर से बेहतर होते रहें। ठीक है, ये इफेक्चुअल रीजनिंग होती है। उसके बाद हमारे पास आ गया, हाँ जी, इफेक्चुअल रीजनिंग में तीन चीज आती है। हु दे आर, अब जिसके ऑल एंटरप्रेन्योर्स बिगिन विद थ्री कैटेगरीज ऑफ मींस। हु दे आर, हु दे नो, whom दे नो। वो क्या है, वो क्या जानते हैं, और उन्हें कौन जानता है। ठीक है, ये तीन चीजें। मैं अपनी बात करूं, अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं क्या हूं। मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या जानता हूं। मुझे पता होना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मुझे कितना जानते हैं। अब यहाँ पे कुछ इफेक्चुएशन के 5 प्रिंसिपल उसने डिफाइन किए हैं। पहला है जी बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल, क्रिएट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम विद रिसोर्सेज अवेलेबल एट द मोमेंट। जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उन्हीं के थ्रू जो प्रॉब्लम अराइज हुई है उसके सॉल्यूशन ढूंढना बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल कहलाता है। लोमिनेट प्रिंसिपल क्या है? सरप्राइज एंड मिस्टेक्स आर अनअवॉइडेबल। ठीक है, यानी कि जो सरप्राइज एंड मिस्टेक्स है उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। द एंटरप्रेन्योर शुड यूज द मिस्टेक्स एंड सरप्राइज टू फाइंड द न्यू अपॉर्चुनिटी। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर उन्हीं मिस्टेक्स को, उन्हीं सरप्राइजेस को यूज करके नई अपॉर्चुनिटी तलाश कर लेता है। इसको लोमलाइन प्रिंसिपल कहते हैं, लिमोनेट प्रिंसिपल, सॉरी। क्रेजी क्विट प्रिंसिपल है, क्विल्ट प्रिंसिपल। फोकस ऑन को क्रिएशन एंड पार्टनरशिप इंस्टेड ऑफ कंपटीशन। हम कंपटीशन के बजाय बाहमी मिलजुल कर एक नई क्रिएशन की तरफ, नई चीजों की तरफ, नई डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। इसको क्रेजी क्विट प्रिंसिपल कहते हैं। अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल, यू शुड सी हाउ टू कवर द नेगेटिव साइड। The best approach is to invest only the amount which you can afford to lose। जी, ये होता है कि आप उतनी अमाउंट इन्वेस्ट करें जितनी आप लूज करने की सलाहियत रखते हैं, इससे ज्यादा इन्वेस्ट ना करें। और एक प्लेन प्रिंसिपल, यू आर योरसेल्फ रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग। आप ही हर चीज के रिस्पॉन्सिबल, आप अपना क्लेम किसी पर नहीं डाल सकते। जी, जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन था थीम 7। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। कोई बात, कुछ चीज पूछनी हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।